जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी होंगी, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जिससे कि जो आपकी पात्रता जो वो रद्द ना हो जाए। होता क्या है दोस्तों कि जब वैकेंसी आ जाती है, कैंडिडेट फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। रिसेंटली अभी जो भर्ती हुई थी इसमें भी ऐसे बहुत से केसेस हुए होंगे और ये हर बार ऐसी वैकेंसीज में होता है। और सिर्फ ये एसएससी जीडी की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी जितनी वैकेंसी निकलती हैं उसके अंदर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जिसकी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, तो मैंने जो है एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बाहर कभी भी नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि आपकी जब फॉर्म निकल जाता है, फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसमें हर एक चीज़ पूछी जाती है आपसे। आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए यानी पूछा जाता है, आपका ईडब्ल्यू से आप बिलोंग करें तो पूछा जाएगा, 10th की मार्कशीट, फ़ोटोज़, हर एक चीज़ आपको उसके अंदर में सबमिट करनी होती हैं। लेकिन सिर्फ उसको सबमिट करने से ही जो है चीज़ें नहीं हो जाती हैं, उसका ओरिजिनलिटी जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो भर्ती की प्रक्रिया है, जिसका एक सेपरेट टाइम आपको दिया जाता है। उस समय उस डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड जो होता है वो अच्छे से वेरीफाई करता है, और अगर वो वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आपको जो है भर्ती से अपात्र मानते हुए बाहर निकाला जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, हम फटाफट उसको देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले दोस्तों, एसएससी जीडी की भर्ती निकल रही है तो डेफिनेटली आप 10th पास होनी चाहिए, तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने 12th पास की तो 12th पास की मार्कशीट भी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है, आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, या कोई आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, उसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें मैंने बताई है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, इसका एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। एक आपकी जो मार्कशीट आती है, साथ में एक आपका होता है पासिंग सर्टिफिकेट। ये भी चीज़ आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद में कोई अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कोई गेम खेला है, इंडिविजुअल गेम खेला है, टीम गेम खेला है, तो जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। इसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर में एनसीसी के कैंडिडेट को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एनसीसी का ABC जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं अमूमन जो है 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसको बेस मान लिया जाता है। तो उसके बेस पे जो है आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। लेकिन आपका काम ये बनता है कि आप एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो भी बना के रखें। पहले ज़माने में नहीं होता था, पर आजकल तो ऐसा है कि बच्चे का जन्म होता है और विदिन जो है 1 वीक आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो अमूमन आजकल सभी के पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो आप जा सकते हैं और वहाँ जा कर के अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है डेफिनेटली जो है बना के रख लीजिएगा। ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि अमूमन जो है कैंडिडेट को जो हाइट में, चेस्ट में, एज में छूट चाहिए होती है, उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत पड़ जाएगी दोस्तों। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं जो हूँ बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपको ध्यान सुनना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपको जो तहसील से मिलता है, उस सर्टिफिकेट को अगर आप लेके जाएंगे तो वो नहीं मान्य होगा, वो नहीं मानेंगे। आप देखेंगे दोस्तों जो एसएससी की जो आपकी नोटिस आ रखी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो नोटिस आ रखा है दोस्तों, तो सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिए गए हैं। उन सर्टिफिकेट्स को जो है डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकाल करके, और उस सर्टिफिकेट में ही आपने अपना, आप चाहे तो अगर SC/ST से तो, या फिर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो, EWS से बिलोंग करते हैं तो वही फॉर्मेट का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसी के अंदर में आपको जो है चीज़ों को अटेस्टेड करवा करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से अटेस्टेड करा के लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि जाएंगे तहसील में, उनका एक फॉर्म होता है, आपने उस फॉर्म से जो है अपना बना के लेके आएंगे, वो चीज़ जो है उसकी जो है पात्रता रद्द कर दी जाएगी, वो नहीं मान जाएगा। मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने कांस्टेबल पद से ज्वाइनिंग किया था 2009 के अंदर में, मेरा सेक्शन हो गया था और मैं ज्वाइनिंग करने चला गया था। मुझसे जो है सर्टिफिकेट मांगा गया था OBC कैटेगरी का, कि OBC कैटेगरी का बिलोंग करते सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो मैं OBC का सर्टिफिकेट जो है तहसील में गया और वहाँ से जब मैंने बनाया तो तहसील का एक फॉर्म होता है, उसको मैंने भर कर दिया, मुझे बना के दे दिया गया। अब जब मैं आने के बाद में जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया दोस्तों, तो वो उसको जो इन्होंने नकार दिया कि बोला नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उस समय प्रावधान था कि आप जो है
एप्लीकेशन लिख करके रिक्वेस्ट करके 7 डेज़ का टाइम लेकर के दोबारा ला सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद मुझे परमिशन मिला, मैं दोबारा घर गया और उन्होंने जो मुझे जॉइनिंग लेटर के साथ में जो डॉक्यूमेंट भेजे थे उस डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी थे, उसी को मैंने प्रिंट आउट निकाल करके दोबारा तहसील में जा कर के उसमें मैंने अपना जो भी सर्टिफिकेट्स था बनाया और उसको लेकर के आके मैंने सबमिट किया। अब उस पर नुकसान दोस्तों क्या हुआ कि कांस्टेबल पद में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं दोस्तों, तो होता ये है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के हिसाब से ही आपकी जो है प्रमोशन का जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके जो दिक्कतें का सामना करना पड़ जाता है। तो बेटर यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो मैं भी वीडियो मैंने बताया है अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि जो नोटिस के नीचे आपको सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया गया है उसी को प्रिंट आउट निकाल के आपने जा कर के अपने डिपार्टमेंट से अटेस्टेड करवा करके, जिस भी हेड ऑफ ऑफिस को बुलाया गया है, हर सर्टिफिकेट नीचे लिखा गया है कि किससे आपको करवाना है, अटेस्टेड करवा करके लेके आके आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर बिलोंग करते हैं, वो अगर छूट लेना चाहते हैं तो उनको भी जो एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, उसका भी फॉर्मेट दिया गया है, उसको भी निकाल के आपने चीज़ करानी है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़ोटोज़। तो फोटोज़ में क्या होता है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बहुत पहले की फ़ोटो होती है, वही फ़ोटो लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पता लग गया है कि अभी भर्ती आ गई है तो आप जाइए और रिसेंटली अभी की फ़ोटो खिंचवाइए, उसी फ़ोटो को स्कैन करके आप जब फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म में डाल दीजिए, और जब आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वही फ़ोटो लेके जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना कई बोर्ड ऐसे होते हैं कि वो मानते नहीं हैं कि आप वही फ़ोटो लेके आइए जो आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए भरा था। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना ही हो तो बेटर यही है कि आप अपना जो एक फ़ोटो रिसेंटली खिंचवा दीजिए, उसी को स्कैन करके आप अपना जो है फॉर्म भरते हुए डाल दीजिए, और वही फ़ोटो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब आपसे फ़ोटो मांगी जाती है, वही फ़ोटो आप लेकर के चले जाइए, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद में जो अपना सिग्नेचर जो आपको स्कैन करके डालना होता है, कई लोग ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिग्नेचर कर देते हैं और उसके बाद में वो ब्लैक से करना है, ब्लू से करना है, उसके बाद में जानकारी का अभाव होते हुए ब्लर फ़ोटो जो है प्लेन पेपर में कहा गया होता है, वो लाइन वाले पेपर के अंदर में अपना स्कैन करके डाल देते हैं, तब भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो मान लीजिए अगर मैं हिमाचल प्रदेश रहने वाला हूँ तो मेरे हिमाचल प्रदेश की पात्रता यानी कि मेरा डोमिसाइल जो है मेरे पास में होना चाहिए रिसेंट वाला। तो रिसेंटली जो है सर्टिफिकेट आप जो है इसको बना करके और फिर जाके उसको आप सबमिट करेंगे, तो इसका फॉर्मेट भी नीचे दिया गया है, वही फॉर्मेट लेके जाना है और अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से करा करके अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। अब जो असम स्टेट के रहने वाला है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जो है एक प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा कि आप जो है इस स्टेट के रहने वाले हैं, आपका गांव रहने वाला। तो हो सकता है कि प्रमाण पत्र तौर पे आपका आधार कार्ड सकता है, या फिर आप जाकर के तहसील में एक जो है सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि ये जो है कार्मिक, ये जो लड़का है या लड़की है ये इस डिस्ट्रिक्ट के इस गाँव का रहने वाला है। बस इतना भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो फॉर्मेट दिया गया असम स्टेट वालों को, उस फॉर्मेट में जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ बनता ही नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका जो है एक सर्टिफिकेट रहता है दोस्तों, अगर आपको हाइट में और चेस्ट में छूट चाहिए तो वो होता क्या है बताता हूँ आपको कि फॉर्म भरा गया था, मेरे साले साहब ने फॉर्म भरा था और वो चले गए थे भर्ती में, और भर्ती में जो चले गए वहाँ पे, अब उनको जो है छूट चाहिए था हाइट के अंदर में। अब दिक्कत यहाँ पे यह आ गया कि जब उनकी हाइट ना भी गई तो हाइट तो उनकी कम पड़ गई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो है, मैं डोगरा हूँ तो हिमाचल वालों को छूट मिलती है तो मुझे छूट मिलनी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने नकार कर दिया। उन्हें ये बोला है कि आपको छूट जो मिलती है, लेकिन जो सर्टिफिकेट जो फॉर्म के साथ में बताया गया था उस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट था उसी में आपको उस फॉर्म को अटेस्ट करके लेकर आना था, वो लेके के नहीं गए थे। तो दोस्तों इसका भी सर्टिफिकेट जो है आपको नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकालिए, और कंसर्न जो आपके हेड ऑफ ऑफिस जिसमें बताया गया है कि उसको सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से करना है, या कि जिनसे भी उनको बताया गया अटेस्ट करने के लिए, अटेस्ट करके वही सर्टिफिकेट जाके देना है, तब जाके आपको हाइट में और चेस्ट में अगर छूट चाहिए तो मिलेगी, अदरवाइज़ जो है आपको छूट नहीं मिलेगी। फिर आप बोलते रहिए कि मेरे पास डोमिसाइल है हिमाचल का या मैं डोमिसाइल है असम का, तो वो नहीं मानेगा। आपको उस फॉर्मेट को ही जा करके सबमिट करना होगा, तभी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में अगर आप कोई पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, खास करके वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ जो भारत में आके बसे हुए हैं और अभी वो जम्मू में या लद्दाख में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट
दिया गया है वो आपको नीचे मिल जाएगा, सबसे लास्ट में सर्टिफिकेट है। प्रिंट आउट निकालिए और जा कर के उसको भी आपने अटेस्ट करा करके आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके हाइट में चूर चाहिए, आपका जो है रेफ्यूजी का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं दोस्तों मिनिमम 6 महीने तक जो है रिफ्रेश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले बना के रखा हुआ था अब उसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम 6 महीने तक का आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड मान लिया जाता है। कहीं ऐसे बोलेंगे कि नहीं सर मेरे पास तो 1 साल का था और मेरा मान लिया गया था, वो मान लिया गया था, अच्छी बात है। कई बार ऐसे भी होते हैं बोर्ड में बोलेंगे कि हमको फ्रेश सर्टिफिकेट चाहिए, तो सिंपल सा फंडा दोस्तों, आपका नोटिस निकल गया, फॉर्म आपने भर दिया है, आप जो है फॉर्म भर दीजिए और जा करके अपना सर्टिफिकेट बना कर लेके आ जाइए। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। आजकल ईजिली जो है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना होता है और ईजिली आपको सारे सर्टिफिकेट जो है मिल जाते हैं। तो दिक्कतें उनको आती है जो उस चीज़ से बिलोंग करता नहीं है। मैं SC ST से बिलोंग करता नहीं हूँ, जा करके मैं तहसील में अगर उसका सर्टिफिकेट बनाना चाहूँगा तो फौजरी का काम है, तो उसमें 2 नंबर का काम चलेगा, तो वो चीज़ करना ही नहीं है दोस्तों। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी पात्रता है, आप जाइए अपने डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट बना लीजिए और फ्रेश सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जिस तो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, अगर आपने इन चीज़ों को जो है अगर वर्कआउट कर लिया, वीडियो अगर देखी होगी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कभी भी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं निकाला जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप, उसका कम से कम जो है आप जो है 5-5 6-6 पेज जो है जेरोक्स करके और उसको अटेस्टेड रखा कर अपने पास रखिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी आप देंगे दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं। तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा कि आपके पास में उसकी जेरोक्स कॉपी थी, वो डॉक्यूमेंट आपके पास में एक पहले ये हो गया। उनको डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी भी चाहिए होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लास्ट टाइम में दिक्कतें आती हैं, जेरोक्स मशीन मिलेगी नहीं, आप बोलेंगे सर मैं दे नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत आएगी। तो सिंपल सा फंडा है, आप 10-10 कॉपी जेरोक्स करके रखिए, अटेस्टेड करके रख लीजिए, जितने को भी मांगते हैं उनको जो है प्रोवाइड कर दीजिए। ऐसे फ़ोटोज़ के अंदर भी 50-60 फ़ोटो रखिए, 10 फ़ोटो मांगे 10 दीजिए, 20 मांगते हैं 20 दीजिए। क्योंकि लाइफ का सवाल है, नौकरी मिली है बड़ी मुश्किल से, तो ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से जो है आपने कोताही वाला काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी जो है हवा बना के रखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस भी चीज़ की पात्रता के लिए छूट लेना चाहते हैं, मैं OBC कैटेगरी में आ रहा हूँ, मुझे 3 साल की छूट चाहिए, तो मुझे OBC का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, सिंपल सी फंडा है। मुझे जाना है SSC GD के जो फॉर्म में जो मेरा फॉर्मेट है निकालूंगा, तहसील में जाकर के मैं उसको अटेस्ट करा दूंगा और जाके सबमिट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कोई अगर SC ST से लेना चाहता है, कोई EWS से लेना चाहता है, कोई डोमिसाइल, तो आपको देना है। ये सारे सर्टिफिकेट जो आपने रिसेंटली बना करके और अपना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आजकल तो ऐसी सुविधा आ गई है, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करके अपने किसी पेन ड्राइव में, किसी अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने email ID में इसको सेव कर लीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंसेस के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके डाउट तो मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नहीं मेरा भी ये डाउट है, मुझे जो है इस समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना कर रखा हुआ है, दोनों का लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें को भी आप ज्वाइन करके अपने जो भी डाउट हैं अपने वहाँ आकर पूछ सकते हैं। जितना मुझे बताने की क्षमता होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके रिगार्डिंग में दोस्तों, इसके साथ ही मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर में आप SSC GD में क्या प्रेफरेंसेस देना चाहिए आपको, आप कैसे जो है किस चॉइस को भरेंगे जिससे कि आपकी आगे की जो जॉब प्रोफाइल है वो अच्छी होगी, उसका भी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को भी मैं लिंक डाल दिया मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको जो है किस फोर्स को सबसे पहले चॉइस में देना चाहिए। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।